इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो 2026 जो ईयर स्टार्ट हुआ है वो अगेन बड़े एक्शन पैक स्टार्ट हुआ है। हम लोग देख रहे हैं जैसे यूएस का इंडिया पे और हर कंट्री पे काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। और जो ट्रम्प की जो हरकतें बोली हैं, जो उनकी जो पॉलिसी हैं, उन्होंने ये देख लिया है कि इंडियंस जो हैं सक्सेसफुल तो हैं लेकिन वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो इंडिया को ऐसा लग रहा है कि उनके टारगेट में हैं। यहाँ से इंडिया उनसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट जो वहाँ से कांस्टेंट टैरिफ का थ्रेट है वो कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद पूरे साल रहेगा। रुपी जो है उसकी वजह से और वीक हो जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी 90 रुपये है, साल के एंड तक 100 रुपये पहुँच जाएगा। काफ़ी जो प्रमोटर्स हैं, इंडियन प्रमोटर्स हैं या फॉरेन पीज़ हैं, वो इंडिया से पैसा लेके दुबई लिए जा रहे हैं। अब इतना सारा टर्मोइल है। अब इसके बेसिस पे जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि लग ये रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि चूंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत सक्सेसफुल है लेकिन नंबर गेम में बहुत आगे नहीं है। तो जो बहुत सारी इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, अगर आप कहें अफ्रीकन अमेरिकन हैं या बहुत सारे इस तरह के हैं, वो नंबर में भी काफ़ी हैं। तो उनको तो नहीं छेड़ रहे, ट्रम्प नहीं छेड़ रहे। इंडियन कम्युनिटी बहुत सक्सेसफुल है, इंडिया भी बहुत सक्सेसफुल है, और उन्हें किसी एक को, बल्कि अगर एक मिनट और पहले चलें, यूएस खुद की हालत ख़राब है। जिस तरह से यूएस पे कर्जा है आज की डेट में, जिस तरह से उसका इंटरेस्ट ही इतना $1 ट्रिलियन का हो रहा है, तो उन्हें वो दिखाने के लिए कि भाई देखिए ऐसा है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, तो किसी को एक को उन्हें समझाना है अपनी पब्लिक को, पॉपुलर होने के लिए, कि उनकी अपनी प्रॉब्लम वो जल्दी दूर नहीं होने वाली है। तो उन्होंने फिलहाल, लगता ये है, वी कुड बी रॉन्ग, ऑडियंस का व्यू अपना डिफरेंट भी हो सकता है, लगता ये है जैसे इंडिया को उन्होंने पकड़ लिया है। तो इंडिया से ट्रेड एग्रीमेंट पर भी रोज़ परेशानियां हो रही हैं, इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से भी परेशानियां हो रही हैं, कभी वीज़ा के हिसाब से हो रही है, कभी टैरिफ के हिसाब से हो रही है, अंधाधुंध, मतलब इर्रेशनल होता जा रहा है। ये एक इंडिया के लिए कंसर्न है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर रुपी के हिसाब से रुपी वीक होता चला जा रहा है, और जितना हम सोच पा रहे हैं या जितना हम समझ पा रहे हैं, उससे ज़्यादा जो वहाँ के हेज फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वो और ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो इंडिया का शेयर बेचते भी चले जा रहे हैं, और बेच करके पैसा अपने कंट्री ले जा रहे हैं, या वहाँ से फिर जहाँ भी और वो डिसाइड कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। अब उसका एक इम्पैक्ट और भी हो रहा है, जैसे कि चाइना से उसका चल रहा है, लेकिन चाइना ने कुछ चीज़ों पे अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है, जैसे व्हाट यू कॉल रेयर अर्थ वाला जो है। अब उसने दबा लिया कि भाई अब हमसे ठीक से बात करो, नहीं तो हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, तो तुम्हारा ईवी एंड ऑल चिप सब रुक जाएगा। तो रेयर अर्थ मिनरल अब बैटरीज़ में बहुत यूज़ होते हैं, और ईवी रेवोल्यूशन आ ही रहा है, तो यूएस की डिपेंडेंस है चाइना पे। पहली बात है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है जो होती रहेगी, और दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स जो बैटरी के लिए चाहिए, वो भी चाइना में बहुत हैं। तो चाइना ने उसमें इतना स्केल कर लिया है कि चाइना से तो ज़्यादा पंगा हो नहीं रहा है। हमारी दिक्कत ये आ रही है कि हमारी पॉपुलेशन अभी तक हमारी स्ट्रेंथ होती थी, काम बहुत आउटसोर्स होता था, हम वो काम करते थे, हमारी आईटी कंपनीज करती थी या अदरवाइज। अभी एआई के आने की वजह से जो हमारी एज थी वो कम होने लगी है, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं। 2025 में दिखा है थोड़ा सा, 26 में और ज़्यादा दिखेगा, 27 में और ज़्यादा दिखेगा, तो हमारी एज भी कम हो रही है। चाइना ने एआई में भी अपने को बहुत डेवलप कर लिया है, हम वहाँ भी थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। हमारी आईटी कंपनी तो जॉब वर्क करती रही, तो हम वहाँ भी पिछड़ रहे हैं। तो हम किसी तरह से नकेल नहीं डाल पा रहे हैं ट्रम्प गवर्नमेंट के हिसाब से, और उसका असर ये हो रहा है कि चूंकि वहाँ वालों को दिख रहा है कि भाई रुपी वीक हो रहा है,
तो उन्होंने अपना डंप करना शुरू कर दिया, और उसी प्रोसेस में यहाँ के भी कुछ प्रमोटर्स ने अपनी इक्विटी को डंप करना शुरू कर दिया है, मतलब प्रॉफिट बुक करके घर पैसा लिए जा रहे हैं, उसको कुछ और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि जब भी FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस लौट के आएगा या जहाँ बना रहेगा, वो लीडर वाली जो कंपनी होंगी यानी कि लार्ज कैप, उसमें तब भी वो बना रहेगा या उसको तब भी वो कम डिसरप्ट कर पाएंगे। लेकिन जो उससे छोटी होगी मिड कैप और जो उससे छोटी होगी स्मॉल कैप, उसमें डिसरप्शन दिखाई पड़ेगा। तो ट्रेडिशनली जो हो रहा था पिछले अगर 10 साल से आप देखें कि मिड कैप का, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यानी उनकी जो कंपनीज हैं वो सबसे अच्छा काम कर रही थी, उसके बाद फिर लार्ज आता था और स्मॉल भी बीच बीच में बहुत बढ़िया काम कर जाता था, कभी हो गया कभी नहीं हो गया। अभी ट्रेंड अगर आप पिछले साल का भी डेटा इंडेक्स का निकाल के देखिए तो सबसे अच्छा काम लार्ज कैप स्पेस ने किया, उससे नीचे मिड कैप है और स्मॉल कैप तो लॉस में रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में इंडियन इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, मिड कैप में रहना चाहिए लेकिन थोड़ा कट करना चाहिए, और स्मॉल कैप से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर रहें। आप अगर म्यूचुअल फंड के रूट से जा रहे हैं और आप 4 या 5 कैटेगरीज ले रहे हैं, लाइक लार्ज एंड मिड, फ्लैक्सी, फोकस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मिड, तो सभी में थोड़ा थोड़ा स्कोप तो रहते ही है फंड मैनेजर के पास में। तो पर फोर्स आपके पास 4-5-6% तो स्मॉल कैप आ ही जाता है। बस वहीं तक सीमित रखें, सीधे स्मॉल कैप को एटलीस्ट 2026 में दूरी बनाने की कोशिश करें, ये एक समझ में आ रहा है। अब एक जो प्रॉब्लम आ रही है, जो स्टॉक मार्केट इन जनरल ही अगर बहुत नहीं चलेगा तो सारी कैटेगरीज बहुत तो नहीं चलेंगी। अगर बेस्ट के सिनेरियो देखते हैं तो जो 2025 में जैसी परफॉर्मेंस रही है, रफली 2-4% ऊपर 2-4% नीचे। दूसरी तरफ डॉलर के अगेंस्ट रुपी वीक होता जा रहा है। अब इसका क्या करें? मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली इंडियन इन्वेस्टर्स को अब फॉरेन इक्विटी भी देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ हम बेसिक गलतियां करते जा रहे हैं। गलतियां नहीं बोलें, चलिए मान के चलें कि हमको लगता था कि भाई हमारा कंट्री में तो स्टॉक जनरेट कर ही रहा है, तो क्यों चक्कर में पड़ें, क्यों जहमत लें, क्यों सरदर्द लें, लेकिन अब लेनी पड़ेगी। इसी का एक छोटा सा रूप निकल के आया था पिछले साल जो हुआ, जो अब लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो ये हुआ कि मल्टी एसेट कैटेगरी ने काम किया। क्योंकि मल्टी एसेट, इंडियन इक्विटी, डेट, गोल्ड सिल्वर और इंटरनेशनल इक्विटी, तो फंड मैनेजर का हाथ खुला हुआ था, तो उसने बेटर करके दिया। तो उस कैटेगरी को तो फोकस रखना ही चाहिए। गोल्ड और सिल्वर पे फ्लक्चुएशन करेगा, अभी मैं गोल्ड की बात करता हूँ, फ्लक्चुएशन रहेगा लेकिन थोड़ा सा एलोकेशन जरूर रखना चाहिए। गोल्ड जिसकी कोई बात नहीं करता था, अभी सब बात कर रहे हैं। सिल्वर बड़ा फ्लक्चुएटिंग हो सकता है लेकिन सिप के मार्फत पे थोड़ा सा रखना चाहिए। ये तो बात हो गई एक तरह से, आप ये रखिए। बल्कि इस स्पेस से मेरा मानना ये है कि अगर ज़्यादा समझ नहीं है इन मेटल्स की तो मल्टी एसेट को चूज़ कर दीजिए। तो वहाँ से आप प्योर इक्विटी से हटके यहाँ पे आ गए, ये हो गया। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है कि बाहर की इक्विटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, और जब आपको ज़रूरत है बाहर की इक्विटीज़ एक्सप्लोर करने की तो म्यूचुअल फंड आपसे ले नहीं पा रहा है, क्योंकि आरबीआई की जो लिमिट है $7 बिलियन की, तो म्यूचुअल फंड के पास जो थे भी कुछ नास्डैक, कोई S&P 500, कुछ और यूएस टेक्नोलॉजी, वो ऑलमोस्ट रुके हुए, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कुछ कोई सिप के फॉर्म में ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो फिर इन्वेस्टर कैसे एक्सपोजर ले फॉरेन इक्विटीज़ में, कैसे मतलब स्टॉक्स ले सकता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जैसे इंडियन मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, उसी तरह से जो अप्रूव्ड ब्रोकर हैं, जैसे इंड मनी है या इस तरह के और कई एक नाम है, शायद ज़ीरोधा भी शुरू करने वाला था, आई एम नॉट श्योर अभी शुरू किया कि नहीं किया, या कुछ और भी जो अच्छे ब्रोकर्स हैं आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनके थ्रू आप डायरेक्ट स्टॉक्स लीजिए। लेकिन आम इन्वेस्टर
95% इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो इंडियन स्टॉक सिलेक्शन में ही अगर खुद जाते हैं विद अच्छे फंड हाउस के थ्रू जाते हैं तो फंड हाउस वाला काम ज़्यादा अच्छा करता है। 95% की बात कर रहा हूँ। अब ये आ गए आप इंटरनेशनल स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं, तो आप तो क्या करेंगे, गलती से वही जो आपने 5-7 नाम सुने हुए हैं, वही एनवीडिया चले जाएंगे, वही मेटा चले जाएंगे, वही माइक्रोसॉफ्ट चले जाएंगे और बात वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। वो ना करें। बेहतर तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड के रूट से जाएं। लेकिन आप बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स तो पैसे ले नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करें? अभी क्या है कि जो गिफ्ट सिटी का एक इस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड जो रेगुलेटरी बॉडी है, वहाँ पे इन म्यूचुअल फंड ने जाना शुरू किया है। वहाँ पे जा कर के वहाँ की जो रेगुलेटिंग एजेंसी है उसमें अपनी एक दूसरी कंपनी को, सब्सिडियरी को या ग्रुप कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं, और वो कंपनी समझने के लिए मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड जैसा ही काम कर रही है, वैसे वो AIF का स्ट्रक्चर होता है, म्यूचुअल फंड जैसा वो काम कर रही है। लेकिन वहाँ पे एडवांटेज क्या है, 2 तरह की चीज़ें। आपने जब समझने के लिए अगर उसको म्यूचुअल फंड जैसा मान लिया तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कौन से इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडेक्स फंड का मतलब हो गया नॉट कि इंडियन इंडेक्स में कर रहे हैं, US का नास्डैक 100 में कर रहे हैं, S&P 500 में कर रहे हैं, रसेल में कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, आपसे मतलब इन्वेस्टर, कि हाँ भाई ये इंडेक्स का क्या मतलब है, और आप अपनी म्यूचुअल फंड से पूछेंगे या जो म्यूचुअल फंड की जो दूसरी ग्रुप कंपनी है उनके ऑफिसर से पूछेंगे जो गिफ्ट सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं कि भाई इनका क्या मतलब है, क्या परफॉर्मेंस रही है। तो एक रास्ता तो गिफ्ट सिटी के रूट से म्यूचुअल फंड की जो ग्रुप कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है, तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट हो सकते हैं। दूसरा, वो खुद भी जैसे यहाँ पे सिलेक्शन करते थे उसी तरह से वहाँ के स्टॉक्स का खुद सिलेक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि वहाँ के इंडेक्स फंड में जाके वो फंड ऑफ फंड हो गए, वो भी रास्ता है, बट ये भी है कि सीधे ये सिलेक्शन कर रहे हैं अच्छे स्टॉक्स का और जा कर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक्टिव स्कीम्स। वो पैसिव हो गई और ये एक्टिव हो गई। ठीक, तो ये उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टर सेलेक्ट करें उतनी जानकारी नहीं होती है, और यहाँ तो पूरे इंटरनेशनल उसकी बात हो रही है, US की भी बात हो रही है, यूरोप की भी बात हो रही है, जापान की भी बात हो रही है। तो बेहतर ये होगा कि गिफ्ट सिटी रूट से जो आपके अच्छे म्यूचुअल फंड हैं। तो कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने लॉन्च कर रखा है? देखिए, अभी कुछ महीने पहले DSP ने ग्लोबल इक्विटी करके लॉन्च किया था। और आप समझिए कि जब उन्होंने लॉन्च किया था 3-4 महीने पहले, वो थोड़ा सा करेंसी पे बात आ रही है, तब से जो डॉलर वर्सेस रुपी है और आज की डेट में करीब 5-6% का तो फ़र्क इसी पे पड़ चुका है, केवल करेंसी के एंगल से। सो DSP ने लॉन्च कर रखा है, एक्टिव फंड है। उसके बाद में एडिलवीस ने ग्रेटर चाइना सेंट्रिक कर रखा है, आई बिलीव एक्सिस ने कर रखा है, एंड आई बिलीव पराग पारिक बहुत जल्दी करने जा रहा है, जिसमें शायद 2 या 3 स्कीमें हैं, एक नास्डैक 100 पे है, एक S&P 500 पे है और एक शायद एक्टिव है। ये फंड है और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग और लाइन में होंगे, तो उसको समझें जा कर के आप, और उसके हिसाब से आप गिफ्ट सिटी का रूट ले सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या एडवांटेज है गिफ्ट सिटी के थ्रू जाने से, के थ्रू अगर जा रहे हैं वर्सेस डायरेक्ट? एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि जब कोई इन्वेस्टर से मिस्टर A ने जाके इन्वेस्ट किया डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो US और एक मिस्टर B हैं जिन्होंने गिफ्ट सिटी के रूट से किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट किया। US में एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस टैक्स का। तो अगर इन्वेस्टर, हमारे इस एग्जांपल में मिस्टर A ने इन्वेस्ट किया, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ मिस्टर A इज नो मोर, तो $60,000 से ज़्यादा की अगर रकम है तो
तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स आ जाता है, एंड दैट टू सब्सटेंशियल। लेकिन मिस्टर बी जो हमारे इस एग्जाम्पल में है, उन्होंने म्यूचुअल फंड के रूट से किया जाके, गिफ्ट सिटी की जो कंपनी उसकी है, तो वहाँ पे यूएस के रिकॉर्ड में इन्वेस्टर कौन हुआ? ये म्यूचुअल फंड की कंपनी हुई। ओके ओके। तो वो तो परपेचुअल है। तो वहाँ पे फिर इनहेरिटेंस टैक्स का इशू बच जाता है। किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती हैं। आप यहाँ पे जब तक कंटिन्यू करना चाहे करें। मान लीजिए मिस्टर बी किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो उनका जो भी सेकंड पर्सन होगा, जो भी नॉमिनी होगा, वो कंटिन्यू करे, पैसा निकाल ले, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स का इशू नहीं आएगा। बेसिकली रफली वही ट्रीटमेंट होगा जो कि इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने पे होता है। राइट। तो वो एक बड़ा एडवांटेज यस है। किन इन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? सिर्फ यूएस में करें, और भी कंट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या हमारे इन्वेस्टर्स? देखिए, यूएस में तो करना ही चाहिए। यूएस की जो कंपनीज हैं, मतलब इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, शायद माइक्रोसॉफ्ट का जो कैपिटलाइजेशन है या प्रॉफिट है, वो आपके पूरे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों का मिला करके है। और बाकी अगर आप और जो 5-7 कंपनी जोड़ दें, मेटा को जोड़ दें, एप्पल को जोड़ दें, भाई आप समझिए कि टोटल वर्ल्ड के मार्केट कैपिटलाइजेशन का इंडिया शायद 4-4.5% है। यस। और यूएस, मुझे फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से 60-70% कम से कम होना चाहिए। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो ऑडियंस खुद भी उसको चेक कर ले जा करके। तो यूएस से तो दूर रह नहीं सकते, लेकिन आप खुद उठ के डायरेक्ट स्टॉक जाके ना उठा लें, एनवीडिया का या किसी का भी। आपने सुना हुआ है टेक और आपने सुना हुआ है मेटा, खुद ना उठा लें। या तो इंडेक्स फंड के रूट से जाएं, गिफ्ट सिटी वाला, या अपने उस म्यूचुअल फंड को काम करने दीजिए। अगर उसने इंडिया में अच्छा काम किया हुआ है पिछले 5-10 सालों में, तो आप मान सकते हैं कि वहाँ भी ठीक काम करेगा। एक चीज़। दूसरा, यूरोप को आप इग्नोर अब नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है, आपकी पॉपुलेशन आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती थी। अब एआई की वजह से जो माइनस पॉइंट था यूरोप का, वो कम हो जाएगा। वहाँ के जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, वो अब उसमें जो उनका माइनस पॉइंट था, उसको वो एक तरह से कंपेंसेट करके, तो यूरोप में आपको आज की डेट में इंडिया की कई स्पेसेस में से सस्ती कंपनी मिल रही है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। हाँ, हम और आप ये सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपने फंड हाउस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और ट्रैक कीजिए। नहीं ठीक लगता है तो फिर निकलिए। तो पॉइंट ये कहने का कि केवल मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स पे नहीं जाएं। यूएस, यूरोप, कुछ एशियन कंट्रीज़, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम और आप डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। फंड हाउसेस पे नज़र रखिए, वो उस पर नज़र रखेंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको। उसके बिना गुजारा नहीं होगा, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वो कमेंट्स में पूछिए, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उन्हें आंसर करेंगे। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।